हेलो स्टूडेंट्स। कोशिका संरचना अपन डिस्कस कर रहे थे और कोशिका संरचना में अपन ने जो कोशिकांग डिस्कस कर रहे थे, कोशिका के सबसे बाहर और बताई थी अपन ने कोशिका झिल्ली डबल मेम्ब्रेन, केंद्रक के चारों ओर भी डबल मेम्ब्रेन, कोशिका जो द्रव्य भरा हुआ है उसमें निर्जीव घटक और उसके अलावा जो कोशिकांग मौजूद हैं जहाँ से मेन कोशिकांग आते हैं। पहला पढ़ा अपन ने ईआर, और ईआर को भी अपन ने दो बताया, एसईआर और आरईआर। ये बताई थी अपन ने स्मूथ ईआर और ये बताई थी अपन ने रफ ईआर। ये तो बाहर की तरफ जहां राइबोसोम अब्सेंट है, ये तो वो बताई अपन ने जहां पर राइबोसोम अब्सेंट है, राइबोसोम अब्सेंट। और ये बताई जहां राइबोसोम प्रेजेंट है, जहां राइबोसोम प्रेजेंट है। इस पे प्रोटीन का निर्माण, इस पे वसा का निर्माण। पहला कोशिकांग ये पढ़ा था अंतःपर्दवी जालिका, जो कोशिकांग में जीव द्रव्य का स्थानीयकरण करता है, विभिन्न पदार्थों का वितरण करता है। कोशिका का कंकाल इसको बोलते हैं। दूसरा बताया राइबोसोम, जो आरईआर पे मौजूद है, केंद्र के समीप करीब केंद्रीय क्षेत्र में ईआर पर पाए जाते हैं राइबोसोम सूक्ष्म कण, जो कि सबसे छोटे कोशिकांग हैं और इन पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसे कहते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन। तीसरा बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको अपन ने पढ़ा कोशिका का पावर हाउस, इसके बारे में अपन डिस्कस किया। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में सबसे बड़ा लवक, छोटा पादप और जंतु दोनों में राइबोसोम। फिर चौथा पढ़ा गोल्जिकाय। गोल्जिकाय ईआर के टूटने से बनता है, जिसमें भरा हुआ पदार्थ प्रोटीन और वसा ये विभिन्न प्रकार के स्राव में रूपांतरित होता है, लार, पसीना, एंजाइम, एंटीबॉडीज, ये सारे। और पांचवा कोशिकांग लाइसोसोम। गोल्जिकाय जो कि ईआर के टूटने से बनता है, जिसमें प्रोटीन होते हैं, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम में रूपांतरित होते हैं, उसको लाइसोसोम नाम, संरचना नाम दिया जाता है। ये कोशिका का अंतःकोशिकीय पाचन है, जो विभिन्न पुराने जीव द्रव्य, पुराने कोशिकांग जो अपघटित होते हैं उनका अपघटन ये करवाता है। इसकी झिल्ली अस्थायी हो जाए तो ये स्वस्थ कोशिका को भी पाचित कर सकती है, इसलिए इसे बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। ये 5 कोशिकांग अपन ने डिस्कस कर लिए थे। छठा कोशिकांग जो मैं बताने जा रहा हूं, और वो है भाई, इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर इसका नाम है तारककाय, सेंट्रोसोम तारककाय, सेंट्रोसोम तारककाय। तारेनुमा संरचना केंद्र के समीप स्थित होती है। और ये तारककाय कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका में देखो विभाजन जब होता है ना, तो पहले विभाजन होता है केंद्रक का। किसी के भी कोशिका का मुख्य घटक कौन है, कोशिका का मेन डायरेक्टर, कोशिका का निदेशक केंद्रक है। केंद्रक में भरा होता है केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक में गुण विभाजन होता है गुणसूत्रों का, जो कि अपन 2 प्रकार से पढ़ते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब केंद्रक में जो विभाजन हुआ, समसूत्री अर्धसूत्री अपन बताते हैं। केंद्रक में विभाजन होता है गुणसूत्रों का, तो गुणसूत्र विभाजित होकर जो 2 नए केंद्रक बनेंगे वो तारककाय के विभाजन से बने हुए तारक केंद्र से बनते हैं। तो गुणसूत्र विभाजित होकर तारक केंद्र पर जाते हैं, और तारक केंद्र किसके विभाजन से बनते हैं, तारककाय के विभाजन से बनते हैं। तो तारककाय का काम माना जाता है गुणसूत्रों के विभाजन में सहायक। ये बताया जाता है नंबर 6 कोशिकांग तारककाय। तो कोशिकांग का जो विवरण है, छठा कोशिकांग जो अपन पढ़ रहे हैं, 5वीं तक पढ़ा दिया था अपन ने, जो विवरण अपने टेबल बनाई थी। कोशिकांग का नाम, खोजकर्ता, उस कोशिकांग का कार्य, और उपनाम, उपनाम या विशेष काम जो बताया अपन, विशेष नाम जो बताया। इसमें छठा कोशिकांग बताया अपन ने तारककाय, सेंट्रोसोम। तारककाय का खोजकर्ता है टी बोवेरी, टी बोवेरी तारककाय का खोजकर्ता। और तारककाय का कार्य है गुणसूत्र विभाजन के दौरान, गुणसूत्र विभाजन के दौरान विपरीत ध्रुवों का निर्माण,
विपरीत ध्रुवों का निर्माण। और तो विशेष नाम इसको दिया नहीं जाता है, ये चीजें जो हम जो बता पाने। तो तारक काय है, गुणसूत्रों के विभाजन के दौरान विपरीत ध्रुव बनाता है, जिनको तारक केंद्र कहते हैं, जहां गुणसूत्र पहुंचते हैं। इस तरह की स्थिति बनती है। तो जब भी कोशिका का विभाजन होता है, जैसे ये कोशिका का विभाजन, ये कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली सॉरी, और ये मौजूद इसमें गुणसूत्र, जैसे अपन ने बताया ये गुणसूत्र है। इस केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव में तारक काय के विभाजन से, तारक जो काय है, तारक काय के विभाजन से बनते हैं विपरीत ध्रुव, जिनको बोलते हैं अपन तारक केंद्र। और ये तारक केंद्र अपोजिट साइड में जाकर व्यवस्थित होते हैं, इसलिए बोलते हैं विपरीत ध्रुव। इनसे निकलते हैं तारक तंतु, और ये तारक तंतु गुणसूत्रों को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। तारक तंतु जो हैं वो गुणसूत्रों को अपनी अपनी ओर खींचते हैं, तो गुणसूत्र विभाजित होकर तारक केंद्र पे पहुंचते हैं विपरीत ध्रुवों पर। तो इस तरह से एक केंद्रक से दो नए केंद्रक बनते हैं, और फिर कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन में सहायक कौन है भी? तारक काय, जो छठा कोशिकांग अपन ने बताया। अब नंबर 7, अगला जो कोशिकांग है, जंतु कोशिका का लास्ट कोशिकांग जो मैं बता रहा हूं, वो है अभी रिक्तिका, वैक्यूल, रिक्तिका वैक्यूल। और जैसा नाम से आ रहा है, रिक्तिका एकल झिल्ली से घिरी हुई रिक्त संरचना, और इस झिल्ली को नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट, जो कि पारगम्य झिल्ली होती है। इसका काम है कोशिका के पराशण दाब का नियमन। एक कोशिकीय जीव, जैसे अपन पढ़ते हैं अमीबा, तो नाम सुना है, एक कोशिकीय जीव है। अब बताओ, अमीबा में तो एक ही कोशिका में सारे काम होते हैं, भोजन का पाचन, उसी में कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन, ये सारा। वहां पर नाम आता है खाद्य रिक्तिका एक तो, और एक नाम आता है संकुचनशील रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका है कोशिका झिल्ली द्वारा, अमीबा की कोशिका झिल्ली द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। वो जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कोशिका झिल्ली द्वारा रूपांतरित होकर जो संरचना बनती है वो खाद्य रिक्तिका है। और व्यर्थ पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालने के लिए संकुचनशील रिक्तिका। तो खाद्य रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। क्योंकि अपन पटवार के सिलेबस में केवल मानव का है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं अपन। रिक्तिका का काम है कोशिका के पराशण दाब का नियमन। पराशण मैंने बताया था, कोशिका झिल्ली से पदार्थों का आदान प्रदान उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर झिल्ली के माध्यम से होता है तो पराशण, मुक्त रूप से तो होता है तो विसरण। तो कोशिका झिल्ली जो है डबल मेम्ब्रेन, उससे बाहर या अंदर पदार्थों का आदान प्रदान जो होगा वो पराशण दाब के अनुसार होता है, उसका नियमन कौन करती है? रिक्तिका। तो इस तरह से ये जो कोशिकांग जो अपन बता रहे हैं, जंतु कोशिका में लास्ट कोशिकांग रिक्तिका, वैक्यूल। और रिक्तिका का खोज करता है भी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, जो अपन ने बताया था। जीवित कोशिका का खोज करता, जीवाणु कोशिका का खोज करता, स्पर्म कोशिका का खोज करता। और रिक्तिका का कार्य है कोशिका के पराशण दाब का नियमन। कोशिका के पराशण दाब का नियमन ये करती है रिक्तिका। इस तरह से अपन ने जंतु कोशिका के कोशिकांग या मानव कोशिका के कोशिकांग पढ़े 7। एक कोशिकांग जो बच गया पादप कोशिका में, वो होता है भाई लवक। लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। यहाँ अपन ने जो 7 कोशिकांग पढ़े, 8वां कोशिकांग, तो टोटल और ओवरऑल मिलाकर तो यूकेरियोटिक कोशिका, पादप भी यूकेरियोटिक कोशिका है, जंतु भी यूकेरियोटिक कोशिका है, और दोनों में टोटल मिलाकर 8 कोशिकांग होते हैं। 8 कोशिकांग में सबसे बड़ा होता है लवक, सबसे छोटा होता है राइबोसोम। अब लवक जो सबसे बड़ा है पादप में है, जंतु में नहीं है, तो जंतु में बड़ा बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब ओवरऑल सारे कोशिकांगों में सबसे बड़ा लवक, नंबर 2 पे हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में जो चीज मैं बता रहा हूं कि 7 कोशिकांग अपन ने जो अभी लिखे, उन 7 कोशिकांग में से 2 कोशिकांग, एक तो लाइसोसोम और एक तारककाय। लाइसोसोम और तारककाय ये दोनों कोशिकांग ऐसे हैं जो जंतु कोशिका में तो होते हैं, पादप कोशिका में नहीं होते।
जंतु कोशिका में होते हैं, पादप कोशिका में नहीं होते। लवक पादप में होता है, जंतु में नहीं होता, इस तरह से स्थिति। और इनमें से मैंने बताया राइबोसोम के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, राइबोसोम को बोला जाता है नग्न कोशिकांग। क्या नाम देते हैं भाई? नग्न कोशिकांग उसको बोलते हैं, झिल्ली उस पर नहीं पाई जाती है। सबसे छोटा कोशिकांग भी वही बोला जाता है। सबसे बड़ा जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया और पादप के अंदर बोलते हैं लवक। इस तरह से अपन ने डिस्कस किया। तो अपन ने कोशिका द्रव्य में कोशिकांग को पढ़े। अब एक बार वापस से ये जो मैंने बताया इन्हीं को वापस से देखो, इस डायग्राम में और दिखा रहा हूं मैं आपके पास में। वापस जंतु कोशिका दिखाई अपन ने। जंतु कोशिका का सबसे भारी आवरण है सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको अपन ने नाम दिया था कोशिका झिल्ली। किसी भी कोशिका का सबसे भारी आवरण कोशिका झिल्ली दोहरी परत है और इसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम। 75 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। ये अर्धपारगम्य प्रकृति की है। अर्धपारगम्य है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की है भी? अर्धपारगम्य, यानी निश्चित आकार के अणु ही इसमें से जा पाते हैं। एक तो शब्द बोलते हैं पारगम्य कि हर प्रकार के वृहद अणु भी उसमें से जा रहे हैं, एक बोलते हैं अपारगम्य कोई उसमें से नहीं जा रहा, एक बोलते हैं अर्धपारगम्य और वो भी चयनात्मक अर्धपारगम्य, सेलेक्टिव सेमी परमेबल। कोशिका में से कौन से पदार्थ जाएंगे बाहर आएंगे उनका सिलेक्शन वो भी इसमें आ गया। तो चयनात्मक अर्धपारगम्य होती है कोशिका झिल्ली। मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम। लिपिड और प्रोटीन से निर्मित, वो भी मैं यहां लिख देता हूं, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से निर्मित। फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है। अब कोशिका झिल्ली के अंदर जो भरा हुआ है सारा वो कहलाता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में एक तो हो गया केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है। और एक जो केंद्रक को छोड़कर बाकी जो सारा भरा हुआ है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ये जो भरा हुआ सारा है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है, ये जो दोनों हो गए केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इसको मिलाकर बोलते हैं जीव द्रव्य। इन दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया जाता है भाई? जीव द्रव्य। केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बोलते हैं, इस तरह से नाम दिया जाता है। तो कोशिका में भरा हुआ जीव द्रव्य जिसके दो पार्ट हो गए, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, और इसके दो पार्ट हो गए केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अब ये जो भरा हुआ है कोशिका द्रव्य, इस कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग दिखा रखे हैं, कोशिकांग में देखो एक बताया था अपन ने अंतःपर्दवी जालिका, केंद्रक की चारों ओर केंद्रक झिल्ली, उससे बाहर की तरफ भी जो जाल के रूप में पाई जाती है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंतःपर्दवी जालिका ये जो बोली जाती है ये ER है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसमें से जो ER केंद्र के समीप है उस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम कण जो पाए जाते हैं, ER जो केंद्र के समीप है उस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम वाली कहलाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, RER, वो RER कहलाती है। जो अपन ने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। पहला जो बताया था कोशिकांग, दूसरा बताया था राइबोसोम, दूसरा कोशिकांग, तीसरा अपन ने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति ग्रह, जैसे ये और दिखा रखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और नंबर 4 जो अपन ने बताया था गोल्गी बॉडी, गोल्जी काय, ये चौथा कोशिकांग बताया था भाई। जो अंतःपर्दवी का जालिका के टूटे हुए खंड होते हैं, ये जो गोल्जी काय है, लंबी नलिकाएं सिस्टर्नी, बाहर की तरफ इसमें छोटी गोलाकार पुटिकाएं टूटती हैं और ये गोलाकार पुटिकाएं टूटकर बनती हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो बनती हैं, पांचवा कोशिकांग जो बताया था लाइसोसोम। गोल्जी काय बताया अपन ने विभिन्न प्रकार के स्राव का निर्माण, पसीना, लार वगैरह। लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं जो अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं। और उसके बाद में, इसके बाद में जो अपन ने बताया था छठा कोशिकांग, वो बताया था भैया अपन ने सेंट्रोसोम, जो अपन ने बताया था तारक काय, तारक काय। और ये बताया था अपन ने लाइसोसोम।
लाइसोसोम को कहा था अपन ने कोशिका की आत्मघाती थैली। तारक काय कोशिका में जब केंद्रक में गुणसूत्रों का विभाजन होता है उस दौरान ये विपरीत ध्रुव का निर्माण करता है। और फिर एक बताया था अपन ने वैक्यूल रिक्तिका, ये जैसे कि बता दिया रिक्तिका। 7वां कोशिकांग बताया था अपन ने रिक्तिका। इस तरह से ये कोशिकांग अपन ने डिस्कस किए थे जंतु कोशिका में। अब ये जो सारे अपन ने बताया जीवद्रव्य का कोशिका का संगठन जिसमें अपन ने मेन डिस्कस किया कोशिकांगों को। बताओ कोशिका का कंकाल, अंतःपर्दवी जालिका, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, नग्न कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। उसके बाद में डिस्कस किया अपन ने गोल्जी काय, विभिन्न प्रकार के स्राव का निर्माण ईआर के टूटने से बनता है, इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक बोला जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम जो कि आरईआर के टूटे हुए गोल्जी काय से बनती है। इसमें जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो कोशिका में अंतःकोशिकीय पाचन व्यर्थ पदार्थों का अपघटन करते हैं। छठा बताया सेंट्रोसोम जो गुणसूत्र विभाजन के दौरान विपरीत ध्रुवों का निर्माण करता है। 7वां बताया अपन ने रिक्तिका जो कि कोशिका के प्राशन दाब का नियमन करती है। अब कोशिका में जो बच गया वो अपन डिस्कस कर रहे हैं भाई केंद्रक न्यूक्लियस केंद्रक, और इसका खोजकर्ता केंद्रक का खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को खोजा था। और ये केंद्रक का कार्य जो बताया जाता है कोशिका में समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण ये काम किया जाता है भी किसके द्वारा, केंद्रक के द्वारा। और केंद्रक की कार्य के आधार पर उसको नाम दिया जाता है, उपनाम या विशेष नाम तो आता है, इसको बोला जाता है मास्टर कोशिकांग। क्योंकि ये सारे कोशिकांगों को कंट्रोल करता है तो नाम दिया जाता है मास्टर कोशिकांग। कोशिका का निदेशक, डायरेक्टर ऑफ सेल, कोशिका का निदेशक, कोशिका का सरपंच, सारी कोशिका में होने वाले सारे कार्यों का नियंत्रण इसके द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं कोशिका का निदेशक। केंद्र का खोजकर्ता बताया, केंद्र का कार्य जो अपन ने डिस्कस किया कोशिका में समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, और केंद्र का उपनाम उस आधार पर जो दिया जाता है। एक केंद्र की जो स्थिति है किसी भी कोशिका में, केंद्र के चारों ओर भी वही डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इस डबल मेम्ब्रेन को नाम देते हैं केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और केंद्रक में भरा हुआ केंद्रक द्रव्य जाल के रूप में पाया जाता है, गुणसूत्र इसमें जाल के रूप में मौजूद रहते हैं। इस जाल को नाम दिया जाता है क्रोमेटिन तंतु का बना हुआ जाल, तो क्रोमेटिन जालिका इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना किसी भी कोशिका में गुणसूत्र जिस जाल के रूप में मौजूद रहते हैं उसको नाम देते हैं क्रोमेटिन जालिका। और एक इसमें केंद्र के अंदर जो संरचना मौजूद है, केंद्र के अंदर सघन संरचना, उसको नाम दिया जाता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलर केंद्रक। तो कोशिका में केंद्रक और केंद्रक में केंद्रिका। और ये जो केंद्रिका होती है ना सघन काय होती है, और ये केंद्रिका काम करती है आरआरएनए का निर्माण। केंद्रिका द्वारा किसका निर्माण होता है भी, आरआरएनए का संश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है केंद्रक के अंदर। तो कोशिका में डबल मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली, कोशिका में भरा हुआ जो पदार्थ है वो क्रोमेटिन जाली, गुणसूत्र इसमें क्रोमेटिन जालिका के रूप में पाए जाते हैं। और इसमें सघन संरचना अपन ने बताई केंद्रिका जो है आरआरएनए का संश्लेषण करने के लिए। अब जब ये जो अपन ने बताया आनुवांशिक पदार्थ इसमें जो भरा रहता है, केंद्रक में भरा हुआ आनुवांशिक पदार्थ जो मौजूद रहता है उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम देते हैं भाई, न्यूक्लिक अम्ल।
तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ना, ये अपन जो दो नाम पढ़ते हैं, एक तो नाम देते हैं डीएनए और एक नाम देते हैं अपन आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल का खोज करता है फ्रेडरिक माइस्चर। न्यूक्लिक अम्ल का खोजकर्ता कौन है भाई? फ्रेडरिक माइस्चर न्यूक्लिक अम्ल का खोजकर्ता। जो न्यूक्लिक अम्ल है वो दो नाम बताए मैंने, एक तो डीएनए और एक आरएनए। पूरा नाम जानते हो आप इसका, तो बोला जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसका पूरा नाम बोला जाता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये इनके पूरे नाम जो बोले जाते हैं डीएनए आरएनए के, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल फ्रेडरिक माइस्चर द्वारा बताए गए थे कोशिका केंद्रक के अंदर। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए मेन आनुवांशिक पदार्थ होता है, ध्यान रखना, किसी भी कोशिका का मेन आनुवांशिक पदार्थ कौन है भाई? डीएनए, छोड़कर वायरस। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, अदरवाइज सभी कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए होता है। और यूकेरियोटिक कोशिका जिनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, वहां आरएनए होते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। डीएनए की सूचना के अनुसार राइबोसोम पर प्रोटीन बनते हैं और इसमें मीडिएटर का काम करते हैं आरएनए। किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है इसकी सूचना मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की सूचना के अनुसार प्रोटीन बनते हैं एमिनो अम्ल से, एमिनो अम्ल को ट्रांसफर करना राइबोसोम पर टीआरएनए, और राइबोसोम पर एमिनो अम्ल को परस्पर जोड़कर प्रोटीन अणु बनवाना, वो है राइबोसोमल आरएनए। तो आनुवांशिक पदार्थ कोशिका का डीएनए होता है और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए मीडिएटर होता है। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है भी? आरएनए। अब ये जो डीएनए है इसकी संरचनात्मक इकाई, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए की संरचनात्मक इकाई, उसको नाम दिया जाता है भी न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की संरचनात्मक इकाई क्या है भाई? न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो अपन ने बताया डीएनए, यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला प्रति समांतर क्रम में स्थित होती हैं, प्रति समांतर क्रम में स्थित होती है, ये बोला जाता है। तो डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हैं जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल स्थिति में होती हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना? न्यूक्लियोटाइड के मिलने से। पॉली शब्द आते हैं बहुलक के लिए, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मिलकर बनता है डीएनए। इस तरह की स्थिति आती है। तो अभी जो मैंने शब्द बोला है डीएनए, अब मैं यहां पर दो तरह से लिख रहा हूं इसको। एक तो लिख रहा हूं मैं डीएनए का संपूर्ण अणु, और एक मैं लिख रहा हूं डीएनए का निश्चित खंड। डीएनए का संपूर्ण अणु और एक मैं लिख रहा हूं डीएनए का निश्चित खंड। डीएनए का संपूर्ण अणु कहलाता है गुणसूत्र, ठीक है, और डीएनए का निश्चित खंड कहलाता है जीन। डीएनए का संपूर्ण अणु क्या कहलाता है भाई? गुणसूत्र, और डीएनए का निश्चित खंड क्या कहलाता है? जीन। तो इसका मतलब जीन भी डीएनए और गुणसूत्र भी डीएनए है, लेकिन पूरा डीएनए अणु हो गया गुणसूत्र और निश्चित खंड हो गया जीन। इसका मतलब गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं। तो आनुवांशिक, आधुनिक आनुवांशिक इकाई किसको बोला जाता है भाई? जीन को बोला जाता है, जिसको मेंडल ने कारक नाम दिया था। जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने। गुणसूत्र, डीएनए का संपूर्ण अणु गुणसूत्र, डीएनए का निश्चित खंड जीन। यहां जो मैं नोट करवा रहा हूं, गुणसूत्र नाम
वाल्डेयर ने दिया, गुणसूत्र नाम वाल्डेयर ने दिया। और अगर पूछे डीएनए का खोज करता और गुणसूत्र का खोज करता तो नाम आएगा स्ट्रासबर्ग का, स्ट्रासबर्गर। और जीन जो नाम दिया जॉनसन ने दिया। जीन नाम जॉनसन ने दिया। मेंडल ने इसे आनुवंशिक कारक कहा था, मेंडल ने इसे कारक कहा। ये स्थिति। तो कोशिका में अपन ने जो कोशिका में अपन ने बताया कि कोशिका में मुख्य घटक जो है केंद्रक है। केंद्रक का खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। कार्य कोशिका में समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, इसलिए इसको मास्टर कोशिकांग बोलते हैं। किसी भी कोशिका में भरा हुआ आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है, जिसको खोज फ्रेडरिक मास्टर जो 2 प्रकार से होता है, डीएनए आरएनए। सभी कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ में डीएनए होता है, वायरस को छोड़कर। वायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। डीएनए की संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समांतर क्रम में होती हैं। और डीएनए का पूरा अणु कहलाता है गुणसूत्र, डीएनए का निश्चित खंड कहलाता है जीन। गुणसूत्र नाम दिया था वाल्डेयर ने, जीन नाम दिया जॉनसन ने। यह स्थिति बताई अपन ने। अब मनुष्य के लिए अपन अगर बात कर ले, एक बार जो इसमें एक पॉइंट जो मैं जोड़ना चाह रहा हूं, न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। डीएनए आरएनए जो बताया अपन ने न्यूक्लिक अम्ल, उसके अगर रासायनिक संगठन की बात करें, न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन, ऐसी स्थिति में बात करें, डीएनए आरएनए में जो पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं भाई। एक तो शर्करा, और शर्करा है इसमें 5 कार्बन युक्त, 5 कार्बन युक्त, और 5 कार्बन है तो नाम दिया जाएगा पेंटोज। 5 कार्बन युक्त सामान्य नाम है राइबोज शर्करा। 5 कार्बन युक्त राइबोज शर्करा। 5 कार्बन है तो पेंटोज। जैसे एक अपन नाम पढ़ते हैं ग्लूकोज, लेकिन कार्बन परमाणु के आधार पे उसको बोलते हैं हेक्सोज, 6 कार्बन परमाणु। यहाँ 5 कार्बन परमाणु राइबोज शर्करा। अब 5 कार्बन परमाणु है तो बताओ शर्करा का सूत्र क्या बनेगा? C5H10O5, क्योंकि शर्करा का सामान्य सूत्र क्या होता है? मोनोसैकेराइड शर्करा का सामान्य सूत्र बोला जाता है CnH2nOn। जैसे ग्लूकोज के लिए अपन बोलते हैं C6H12O6। यहाँ 5 है ना, N का मान 5 है तो C5H10O5। ये 5 कार्बन युक्त पेंटोज शर्करा है, राइबोज है ये 5 कार्बन युक्त राइबोज। तो ये तो रहती है अभी किसमें? आरएनए में। राइबोज हो गई वो आरएनए में हो गई, तो उसका सूत्र ये हो गया। अब दूसरा डीएनए में बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, तो उसमें एक ऑक्सीजन परमाणु कम है, डीऑक्सीराइबोज। तो है तो शर्करा तो वही है राइबोज ही, लेकिन उसमें एक ऑक्सीजन परमाणु कम है, तो इसलिए ये सब जुड़ा डीऑक्सी। ये किस में है भाई? डीएनए में। और इसी आधार पर इन दोनों न्यूक्लिक अम्ल का नाम पड़ा हुआ है, डीएनए और आरएनए। ये तो शर्करा जो इनमें बताई जाती है। तो न्यूक्लिक अम्ल में 3 पदार्थ हैं रासायनिक रूप से। पहला बताया अपन ने शर्करा, दूसरा पदार्थ बताया जाता है फॉस्फोरिक अम्ल, और फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये समान रूप से डीएनए और आरएनए में समान रूप से, डीएनए और आरएनए में समान रूप से ये बताया जाता है। ठीक है, पहला शर्करा, दूसरा फॉस्फोरिक अम्ल, तीसरा
बताते हैं नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक जो बोली जाती है, जिनको बोलते हैं अपन एन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक। और नाइट्रोजन जो क्षारक है ना डीएनए आरएनए में, उनके दो वर्ग हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो ध्यान रखना। नाइट्रोजन क्षारक के दो वर्ग हैं, एक तो है प्यूरिन क्षारक जिसमें दो नाम आते हैं भी, एक नाम तो आता है एडेनिन और एक नाम आता है ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये तो दो प्यूरिन क्षारक। दूसरा है पिरिमिडिन क्षारक, पिरिमिडिन क्षारक, इसमें तीन नाम आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब देखो, एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, प्यूरिन क्षारक कौन कौन सी है, पिरिमिडिन क्षारक कौन सी है। तो प्यूरिन क्षारक तो दो है, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन क्षारक तीन है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब एक यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, डीएनए में कौन सी है और आरएनए में कौन सी है। तो डीएनए में नाइट्रोजन जो क्षारक हो गई वो हो गई एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन तो प्यूरिन क्षारक, साइटोसिन और थाइमिन पिरिमिडिन क्षारक। तो डीएनए और आरएनए में चार चार नाइट्रोजन क्षारक होती हैं, चार में से दो प्यूरिन और दो पिरिमिडिन। अब प्यूरिन तो है ही दो, तो डीएनए में भी वही होंगी, आरएनए में वही होंगी, और पिरिमिडिन तीन है तो एक आरएनए में बदल जाती है। तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। अपन इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, AgCT बजाओ। हो गया कि नहीं, याद हो गया भाई, चारों नाम आ गए ना, AgCT बजाओ, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये चारों इसमें आ गए। और आरएनए में जो है, आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, ग्वानिन तो सेम आएंगी, साइटोसिन वही आएगी, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। AgCU लेटर, AgCU लेटर। बाद में मिलते हैं आपसे। तो ये डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक, एक का डिफरेंस हो गया यूरेसिल का। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाई जाती, आरएनए में मौजूद है, बाकी तीनों समान आ गई। ये मैंने जो अभी आपको डिस्कस किया है वो डिस्कशन किया है अपन ने न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। पहला बताया शर्करा, दूसरा फॉस्फोरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रोजन क्षारक। शर्करा 5 कार्बन वाली है जिसका सामान्य नाम है राइबोज। डीएनए में एक ऑक्सीजन परमाणु कम है तो उसको नाम दे दिया डीऑक्सी। तो शर्करा राइबोज है दोनों में, लेकिन उसमें एक ऑक्सीजन परमाणु कम है तो डीऑक्सी शब्द हो गया। दूसरा फॉस्फोरिक अम्ल, डीएनए आरएनए में समान रूप से। नाइट्रोजन क्षारक के दो वर्ग हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन क्षारक में दो नाम है, एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन क्षारक में तीन हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। प्रश्न दो तरह से आता है, प्यूरिन क्षारक कौन कौन सी है, पिरिमिडिन कौन सी है। फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, डीएनए में कौन सी है, आरएनए में कौन सी है। डीएनए और आरएनए दोनों में 4-4 नाइट्रोजन क्षारक होती हैं, 2 प्यूरिन 2 पिरिमिडिन। अब प्यूरिन तो है ही 2, एडेनिन, ग्वानिन तो वो दोनों में समान है, डीएनए में वही है, आरएनए में वही है। पिरिमिडिन क्षारक 3 है तो उनमें से एक का डिफरेंस आ जाता है, वो डिफरेंस ये वाला है, यू वाला जो मैंने बताया। इस तरह से ये रासायनिक संगठन बताया जाता है। अब इसमें जो आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मनुष्य में गुणसूत्रों की स्थिति, जो अपन देखते हैं मनुष्य में गुणसूत्र संख्या। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या अपन ने बताया था, डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए का संपूर्ण अणु बोला जाता है गुणसूत्र, डीएनए का निश्चित खंड बोला जाता है जीन। यहां पर बात कर रहे हैं मनुष्य में गुणसूत्र संख्या। तो मनुष्य में गुणसूत्र संख्या जो बताई जाती है वो बताई जाती है भाई टोटल 46, जिसे अपन बोलते हैं 23 पेयर, 23 जोड़े। टोटल 46 हैं जिनको बोला जाता है 23 जोड़े। और ये जो 46 हैं टोटल, इनको दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है।
एक नाम तो दिया जाता है एलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र, एक तो नाम दे रहे हैं एलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र, और दूसरा नाम दिया जाता है लिंग गुणसूत्र। तो ये तो बोले जाते हैं भाई ऑटोसोम, और ये बोले जाते हैं एलोसोम, लिंग गुणसूत्र। एलिंग गुणसूत्र होते हैं भाई टोटल 44, एलिंग गुणसूत्र बताए जाते हैं 44 यानी 22 पेयर, 44, और लिंग गुणसूत्र बताए जाते हैं 2 यानी 1 पेयर। अब ये जो एलिंग गुणसूत्र है ना, जो 44 बता रहे हैं, इनका काम है, ये करते हैं शारीरिक लक्षणों का नियंत्रण, शारीरिक लक्षणों का नियंत्रण, ये इनका काम है। उसी आधार पर इनको एलिंग या कायिक गुणसूत्र कहा जाता है, एलिंग या कायिक गुणसूत्र कहा जाता है, क्योंकि ये शारीरिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, हमारे हाथ पैर आंख नाक इन सब की संरचना का निर्धारण। और ये नर और मादा दोनों में समान होते हैं, नर और मादा में समान XX प्रकार, दोनों में, नर में भी XX प्रकार और मादा में भी XX प्रकार, दोनों में इनकी स्थिति समान है। अब जो लिंग गुणसूत्र है ना, दूसरे प्रकार के जो बता रहे हैं अपन, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र की स्थिति क्या है, दो जो अपन ने बताए, बताओ जैसा नाम से आ रहा है, इनका काम है संतान या संतति का लिंग निर्धारण, इनका काम है संतान संतति का लिंग निर्धारण, यानी होने वाली संतति पुत्र या पुत्री, ये चीज जो बताई जाती है, संतति का लिंग निर्धारण। और ये पुरुष में बताए जाते हैं XY प्रकार, और महिला में बताए जाते हैं XX प्रकार। तो मेन जो डिफरेंस रहता है वो Y गुणसूत्र का है। लिंग गुणसूत्र दोनों में समान है, XX प्रकार के। लिंग गुणसूत्र पुरुष में XY प्रकार का है और महिला में XX प्रकार का, और उसी आधार पे डिफरेंस आ जाता है, ये जो बताते हैं। अब यहाँ पर जो अपन ने बताया कि हमारे गुणसूत्रों की जो स्थिति है वो अपन ने डिस्कस की है। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या टोटल 46 है, 23 पेयर, एलिंग गुणसूत्र 44, लिंग गुणसूत्र 2। ये शारीरिक लक्षणों का नियंत्रण, इसलिए ये नाम देते हैं। नर और मादा में समान है ये लिंग गुणसूत्र, संतति का लिंग निर्धारण, और ये दिए जाते हैं पुरुष में XY प्रकार और महिला में XX प्रकार। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है, गुणसूत्रों की जो स्थिति बता रहे हैं अपन। अब इनमें से देखो अपन जो बताना चाह रहे हैं, अगला जो पॉइंट बताना चाह रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अपन मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रिया। मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रिया यानी संतति जो उत्पन्न होती है उसका लिंग, वो पुत्र या पुत्री, या ये कहें कि बच्चा या बच्ची जो बोलते हैं अपन, उसका निर्धारण कैसे होता है समझो। इससे नर में जो गुणसूत्रों की स्थिति बताई अपन ने, वो अपन लिखेंगे 44 + XY नर में, और मादा में ये स्थिति अपन बताएंगे 44 + XX। और ये स्थिति है भाई, ये जो स्थिति अपन ने बताई है नर और मादा में, वो अपन बताएंगे 2N। जंतु की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की स्थिति काई कोशिका में रहती है 2N, जनन कोशिका में 2N रहती है। 2N का मतलब है 2 सेट, एक सेट का मतलब है 23 गुणसूत्र, ये बात कर रहे हैं अपन। अब जब जनन क्रिया के दौरान युग्मक निर्माण क्रिया, युग्मक बोलते हैं अगुणित कोशिका, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु।
बताओ नर युग्मक, उसको नाम क्या दिया जा रहा है? शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक नाम दिया जा रहा है अंडाणु। और एन का मतलब कौन सी कोशिका भी? अगुणित कोशिका। गुणसूत्रों का एक सेट, ये स्थिति होती है युग्मक में। और 2n का मतलब है द्विगुणित कोशिका। ये जो 2n शब्द है इसका मतलब है द्विगुणित कोशिका। तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, जनन कोशिका भी द्विगुणित है। लेकिन जब जनन होता है उस दौरान जब युग्मक बनते हैं यानी शुक्राणु अंडाणु बनते हैं ना, उस दौरान ये स्थिति हो जाती है n, अर्धसूत्री विभाजन होने से। तो 22+x और 22+y ये तो जो बन गए वो तो बन गए भाई शुक्राणु। तो शुक्राणु दो प्रकार से संभावित हैं, आधे 22+x और आधे 22+y। और मादा में जो निर्माण होता है वो अंडाणु का, और अंडाणु एक जैसे ही बनते हैं। तो युग्मक निर्माण के दौरान जब युग्मक निर्माण हो रहा है, शुक्राणु अंडाणु का निर्माण, विभाजन कौन सा होता है भाई? अर्धसूत्री। दौरान जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। इससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ये बने शुक्राणु अंडाणु। शुक्राणु दो प्रकार से, अंडाणु एक ही समान। अब अगली क्रिया जो होती है वो है निषेचन। निषेचन का मतलब है शुक्राणु अंडाणु कोशिका का मिलना। और निषेचन के दौरान 22+x प्रकार का शुक्राणु जब अंडाणु से मिलता है तो स्थिति बनती है 44+XX। यानी ये वाला शुक्राणु जब अंडाणु से मिल रहा है तो संतति होगी पुत्री। और अगर ये वाला शुक्राणु 22+y प्रकार का शुक्राणु अंडाणु से मिल रहा है तो स्थिति बनती है 44+xy। और ये स्थिति जो बनती है वो किसकी बनती है भाई? पुत्र की। तब जन्म होता है पुत्र का। तो पुत्र और पुत्री का होना, पुत्र व पुत्री का होना पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है। पिता के शुक्राणु x प्रकार वाला है या y प्रकार? पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है। ये भी ध्यान रखना, कई बार ऐसे लिख देते हैं y गुण शुक्राणु पे निर्भर करता है या x पे। दोनों चीज बोलनी पड़ेंगी ना। x वाला जब अंडाणु से मिलेगा, अंडाणु तो एक ही प्रकार का है, x वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तो पुत्री का जन्म, y प्रकार का शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तो पुत्र का जन्म, ये स्थिति रहती है। तो पुत्र और पुत्री का होना पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है। और अगुणित कोशिका में जो निषेचन होता है, शुक्राणु अंडाणु, शुक्राणु व अंडाणु जो कि NN है दोनों, शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन से द्विगुणित कोशिका युग्मनज जो कि 2n हो गई का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, ये स्थिति रहती है। तो ये अपन ने बताया कि लिंग निर्धारण प्रक्रिया कैसे हो रही है। लिंग निर्धारण प्रक्रिया, क्योंकि लैंगिक जनन है, नर और मादा दो अलग अलग जनक हैं तो उसको बोलेंगे लैंगिक जनन। तो पहले चीज तो ये मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। नर में शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा में अंडाणु का निर्माण। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2n सेट हैं,
द्विगुणित कोशिका है, जनन कोशिका भी 2n है। युग्मक निर्माण के दौरान शुक्राणु जब अंडाणु जब बनते हैं तो विभाजन होता है अर्धसूत्री। तो जो युग्मक है शुक्राणु अंडाणु वो होती है अगुणित कोशिका, और इन अगुणित कोशिका के निषेचन से वापस द्विगुणित कोशिका बनती है, उससे पूरे भ्रूण का परिवर्धन होता है। इस द्विगुणित कोशिका से युग्मन से भ्रूण का परिवर्धन होता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है। और पुत्र और पुत्री का होना डिपेंड करता है पिता के शुक्राणु पर। कौन से प्रकार का शुक्राणु अंडाणु से जाके मिला उसके अनुसार संतति का लिंग निर्धारण होता है। ये जो मेन चीज जो अपन बताना चाह रहे थे, लिंग निर्धारण। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भ्रूण का परिवर्धन होगा 2n कोशिका युग्मनज से, तब सारे के सारे विभाजन समसूत्रीय होते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण। जबकि अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल कब होता है, जब क्या होता है, युग्मक का निर्माण, तब अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी हमारी सभी कोशिकाओं में विभाजन जो भी होगा, जैसे अपने चोट लगती है, घाव बढ़ता है, तब भी विभाजन कैसा है, समसूत्री है। भ्रूण जो विकसित हो रहा है, शरीर अपना जो बन रहा है, वो भी सारा का सारा विभाजन कैसा है, समसूत्री है। हमारे शरीर में पर डे पता नहीं कितनी कोशिकाएं खत्म होती हैं, कितनी नई कोशिकाएं बनती हैं, वो सारा विभाजन भी कैसा है, समसूत्री। ये स्थिति चलती है। तो मानव कोशिका को आज अपन ने डिस्कस किया, मानव कोशिका जो कि एक जंतु कोशिका की तरह डिस्कस किया। अब इसके बाद में, क्योंकि तंत्र अपन ने ले लिए थे, तंत्रों के बाद में अपन ने कोशिका को डिस्कस किया, इसमें अपन ने डीएनए आरएनए उसके बारे में डिस्कस किया, गुणसूत्र को डिस्कस किया। अब जो अपने बचा है वो है भाई टिश्यूज। अपनी बॉडी में जो टिश्यूज हैं वो फिर अपना बॉडी स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में अपन बॉडी में होने वाले सारे भिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनको डिस्कस करेंगे। वो अपना पूरा पटवार का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो टिश्यूज जो हैं, ह्यूमन टिश्यूज, वो डिस्कस करेंगे अपन कल की क्लास में।